नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और वैसे 3-4 दिन हमारी किसी कारणवश क्लासें बाधित रही, अब पुनः अपनी सुचारू रूप से नियमित क्लासें रहेगी। तो बात करेंगे आज हम जो फिरोज शाह तुगलक है, दिल्ली सल्तनत के शासक, तुगलक वंश के शासक, जिसका शासनकाल रहता है 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। और उनके समय में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस तरह की विदेश नीति अपनाई जाती है और कौन कौन से सैन्य अभियान उनके द्वारा किए जाते हैं। तो उन सैन्य अभियानों के तहत, विदेश नीति के तहत आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो सिंध का अभियान और सिंध के प्रति जो सैन्य कार्रवाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है, उसके बारे में हम आज अध्ययन और चर्चा करेंगे। तो बात करें तो आपको वैसे भी विदित होगा, जो अगर पीछे फ्लैशबैक में जाएं अपने, तो आपने जो शुरुआती क्लासों में पढ़ा होगा कि 1351 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है? मोहम्मद बिन तुगलक भी सिंध के विद्रोह का दमन करने के लिए जाता है। तागी नाम के व्यक्ति के द्वारा जो सिंध में विद्रोह कर दिया जाता है और सल्तनत की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है। और उस तागी को दंडित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक है जो गुजरात से सीधा वहां देवगिरी का अभियान करने के पश्चात सिंध की तरफ जाता है और वहां तक काफ़ी समय तक वहां रुका रहता है तागी नामक व्यक्ति को दंड देने के लिए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाता है। और उसी अभियान के दौरान जो मोहम्मद बिन तुगलक है जो बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के पश्चात बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक की वहां ज्वर से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात फिरोज शाह तुगलक को वहीं सिंध में ठट्टा क्षेत्र में वहां जो सल्तनत का शासक उलेमा वर्ग के द्वारा घोषित किया जाता है और दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठाकर उसे सुल्तान बना दिया जाता है, जिसका कई जो मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर के द्वारा भी विरोध किया जाता है। और उस समय बात की जाए तो वजीर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया जाता है, लेकिन उलेमा वर्ग का समर्थन होने के कारण फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली के तख्त पे बिठा दिया जाता है, सिंहासन पे। और पुनः जो 1361-62 ईस्वी में बात करते हैं, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो सिंध में, अगर सिंध जो प्रांत है वर्तमान में बात की जाए तो पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र है, उस क्षेत्र पहले वो भी दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था। और बात की जाए तो स्वतंत्रता से पहले बात की जाए तो पाकिस्तान भारत में ही सम्मिलित था। तो उन क्षेत्रों में जो शासक था वहाँ विद्रोही गतिविधियों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उस क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है। और वैसे भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उस क्षेत्र में जो सुचारू रूप से शासन व्यवस्था स्थापित करने का कई दफ़ा प्रयास किया गया, लेकिन उस समय मृत्यु होने के पश्चात जो विद्रोही गतिविधियाँ संचालित होने लग जाती है। और उन विद्रोही गतिविधियों का नेता कौन होता है, इस वक्त बात की जाए तो इस वक्त नेता जो जाम बावनिया नाम का व्यक्ति होता है, वह विद्रोही गतिविधियों का संचालन कर रहा होता है। और जब ये बात फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली पता चलती है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, पुनः निश्चय किया जाता है सिंध पर अभियान करने का और सिंध में विद्रोही गतिविधियों को कुचलने का जो निश्चय इसके द्वारा किया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक विशाल सेना सहित सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया जाता है। अब बात करते हैं 1361-62 ईस्वी में दिल्ली से जो फिरोज शाह तुगलक अपनी विशाल सेना सहित रवाना होता है और सिंध पहुँच जाता है। सिंध पहुँचने के पश्चात यहाँ तैयारियाँ जो बात की जाए तो जाम बावनिया जो विद्रोही गतिविधियों का संचालन कर रहा था और सिंध में जो सभी का नेतृत्व कर रहा था, उसके द्वारा भी भरपूर सैन्य तैयारियां की जाती है। और जब दोनों की सेनाएं आमने सामने आती है और इनके मध्य युद्ध होता है, उस स्थिति में बात की जाए तो जाम बावनिया के द्वारा फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं को खूब क्षति पहुंचाई जाती है और नुकसान पहुंचाया जाता है। अब फिरोज शाह तुगलक हताश और निराश हो जाता है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निश्चय किया जाता है जो गुजरात का प्रांत है, गुजरात के प्रांत जो कच्छ क्षेत्र है, वहाँ से सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया जाता है और सुल्तान सिंध से डायरेक्ट वहाँ गुजरात की तरफ रवाना हो जाता है। अब बात करते हैं पीछे की, तो बात करते हैं दिल्ली से इनका संपर्क टूट जाता है। 6 माह तक दिल्ली तक किसी तरह की खबर नहीं रहती कि सुल्तान की सेनाएं कहाँ पे है और सुल्तान क्या कर रहा है। सुल्तान की तरफ से किसी तरह का संदेश वहाँ नहीं पहुँच सकता है और न ही दिल्ली का कोई संदेश सुल्तान तक पहुँच पाता है। और वहाँ अगर बात की जाए तो वहाँ वजीर दिल्ली में जो सुल्तान अपनी अनुपस्थिति में जो समस्त जो शक्तियाँ वजीर को, अपने वजीर को जिसका नाम है मलिक मकबूल को अपनी पूर्ण शक्तियाँ शासन संचालन की देकर आता है और
राजधानी का ख्याल मलिक मकबूल के द्वारा रखा जाता है। जब ये बात मलिक मकबूल को पता चलती है कि सुल्तान की कोई खैर खबर नहीं है, सुल्तान की सेना की कोई खैर खबर नहीं है, तो 6 माह का समय हो गया है और गुजरात में कहते हैं कि कच्छ का जो रण है, कच्छ का रण जो समुद्री इलाका रण क्षेत्र है गुजरात वाला, वहाँ पे सुल्तान की सेना गुम हो जाती है और किसी तरह का पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से वहाँ उस समय सिंध अभियान के समय एक कहावत भी प्रचलित हो जाती है। वो कहावत क्या होती है कि देखो शेख प्रताप का कमाल, कि देखो शेख प्रताप का कमाल, एक तुगलक तो मर गया दूसरे को जरा संभाल। एक तुगलक कौन मर गया? एक तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक भी से जो बात करते हैं तो सिंध अभियान ठट्टा के अभियान के तहत ही मर जाता है। तो यही कहावत प्रचलित हो जाती है कि ये पुनः मरने के लिए आता है कि देखो शेख प्रताप का कमाल, एक तुगलक तो मर गया दूसरे को जरा संभाल। फिरोज शाह तुगलक भी पुनः उसी रास्ते पे जाता है और सिंध अभियान इतना अव्यवस्थित इनका रहता है। अब बात करते हैं मलिक मकबूल जो वजीर होता है, जो फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता है, वह दिल्ली में बैठा रहता है और उसके द्वारा क्या निश्चय किया जाता है कि सुल्तान की सहायता हेतु एक कुमुख भेजी जाती है, यानी अतिरिक्त सेना भेज दी जाती है सुल्तान की सहायता। तो उसके द्वारा भांप लिया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कहीं पे सुल्तान की सेनाएं किसी संकट में फंस चुकी है और उनके लिए रसद आपूर्ति वगैरह की व्यवस्था करते हुए मलिक मकबूल के द्वारा दिल्ली से अतिरिक्त सेना भेज दी जाती है। और इधर सुल्तान की सेना तो गुजरात की तरफ जो रवाना होती है सिंध अभियान में सफलता नहीं मिलने के पश्चात वह गुजरात में कच्छ के रण में गुम हो जाती है और संयोग से जो मलिक मकबूल के द्वारा भेजी गई सेना होती है, अतिरिक्त सेना, सहायक सेना कुमुख, वह फिरोज शाह तुगलक को मिल जाती है और उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक द्वारा पुनः निश्चय किया जाता है सिंध पर आक्रमण करने का। अब बात करते हैं तो 1363 ईस्वी में, तो पहले इनके द्वारा 1361-62 ईस्वी के समय जो अभियान किया जाता है वह असफल रहता है सुल्तान का सिंध का अभियान। और उसके पश्चात 1363 ईस्वी में जो मलिक मकबूल के द्वारा अतिरिक्त सेना भेज दी जाती है, सहायक सेना भेजने के पश्चात इनके द्वारा उस सहायक सेना से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पुनः जो यहाँ सिंध ठट्टा पर आक्रमण किया जाता है। अब की बार परिस्थितियाँ बदल जाती है और जाम बावनिया वहाँ का जो शासक होता है सिंध का, उसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत की पुनः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अधीनता जाम बावनिया को स्वीकार करवा दी जाती है और वार्षिक कर देने का वचन जो रेवेन्यू उसके द्वारा बंद कर दिया गया था दिल्ली सल्तनत को राजस्व पहुंचाना, उस राजस्व पुनः पहुंचाने की शर्त रखते हुए और उसे स्वीकार करवाते हुए दिल्ली की अधीनता और राजस्व की जो वार्षिक राजस्व देने की। और उसके पश्चात सुल्तान पुनः जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की तरफ लौट जाता है और समकालीन इतिहासकार जो शम्स सिराज अफीफ रहे हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है जो सिंध का अभियान रहता है फिरोज शाह तुगलक का। उस अभियान के बारे में कहा गया कि सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैन्य अभियान यहाँ फिरोज शाह तुगलक का रहता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक में किसी सैन्य गुण नहीं होते, किसी तरह के सैन्य गुण और सैन्य नेतृत्व के लक्षण इसमें नहीं दिखाई देते हैं। उसके द्वारा जो भी जितने भी सैन्य अभियान किए गए थे वो बेमन से किए गए और सर्वाधिक उसके द्वारा हिंदू शासकों के विरुद्ध, जैसे नगरकोट का अभियान है, चाहे जहाजनगर का अभियान है, उसके द्वारा किए जाते हैं उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए। और बात करें तो उसके द्वारा जो हिंदू शासकों से जो अपना आक्रोश व्यक्त कर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे अभियान किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है, तुगलक वंश का जो तृतीय शासक रहता है, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तृतीय शासक रहता है, तीसरा शासक है। इन तीन शासकों के रूप में महत्वपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है। इनका योगदान तुगलक वंश में सर्वाधिक रहता है। बाकी अगर इनके पश्चात के शासकों की बात की जाए उनका कोई विशेष योगदान अपने को देखने को नहीं मिलता है। तो आज हमने फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के शासक रहते हैं तुगलक, उनके द्वारा किए गए सिंध अभियान के बारे में पढ़ा है। और सिंध अभियान अगर ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है कि मान लो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, ये आपके सिंध का अभियान कब किया गया, 1361 और 62 ईस्वी में किया गया, और वह अभियान सफल कब होता है पुनः, तो 1363 ईस्वी में सफल होता है।
और वहाँ के शासक के बारे में पूछा जाए तो वहाँ का शासक कौन होता है? जाम बावनिया वहाँ का शासक होता है। और उस तत्कालीन समय जो फिरोज शाह तुगलक के वजीर की बात की जाए तो वजीर मलिक मकबूल होते हैं। और इस तरीके से जो बात की जाए सिंध का अभियान जो काफ़ी कुव्यवस्थित अभियान रहता है। शम्स सिराज अफीफ जो तत्कालीन इतिहासकार है उनके द्वारा भी कहा गया सर्वाधिक जो कुव्यवस्थित सैन्य अभियान अपने को सिंध का अभियान फिरोज शाह तुगलक का देखने को मिलता है। वैसे हमने आपको विदित होगा पहले भी पढ़ा कि फिरोज शाह तुगलक में किसी तरह के सैन्य गुण और सैन्य नेतृत्व की क्षमता अपने को देखने को नहीं मिलती है। वह एक धार्मिक कट्टर शासक रहता है और उसके द्वारा जो उलेमा वर्ग के द्वारा जो भी बातें सुझाई जाती है उनके आधार पे जो उनके पद-चिन्हों पे ये चलता है उनको खुश करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। और उसके अगर अभियानों की बात की जाए तो किसी तरह के सैन्य अभियान पूर्ण रूप से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करते हैं। और इस तरीके से सिंध और ठट्टा अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक की सेना एक बार गुम हो जाती है। जाम बावनिया द्वारा उसे खूब क्षति पहुंचाई जाती है। फिर बात करते हैं मलिक मकबूल द्वारा जो अतिरिक्त कुमुक भेजकर फिरोज शाह तुगलक की सहायता की जाती है। उस सहायता के आधार पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उन्हें पुनः अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। और इस तरीके से जो बात की जाए तो यह सिंध का अभियान उनका सफल रहता है। उसके पश्चात जाम बावनिया को अधीनता स्वीकार होते हुए वार्षिक कर देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच अपने जो प्लेटफॉर्म की बात करें जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हो, किसी तरह के सुझाव भी भेज सकते हो। और कोई चीज़ भी आपको विस्तृत रूप से जानना चाहते हो, अतिरिक्त जिज्ञासा और उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।